हम 4 बहन भाई हैं। मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उनका दहेज वाला सामान ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई महीनों तक कोई उसके पास नहीं गया। मैंने एक रात पापा को खाने की थाली उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो चुपके से उनके पीछे गई और कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम अन्नू है। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी। मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। मेरी बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मैं भी अपनी बहन गीता से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनके जैसा ही बनना चाहती थी। वो जैसा काम करती मैं भी उनकी ही नकल करती थी। जैसे ही दीदी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उनके लिए हर तरफ से रिश्ते आने लगे। पापा ने सोचा कि अच्छा घर देखकर गीता की शादी कर दूंगा। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उनके दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते, मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता पक्का कर दिया। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने गीता का रिश्ता पक्का कर दिया है। वे बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं और अमीर घर के हैं। हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई। सिर्फ मम्मी पर ही नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम सभी भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़र से देख रहे थे। खैर अगले दिन मम्मी हमारे कमरे में आई। मम्मी कहने लगी, गीता अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। दीदी कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं बोली, मम्मी मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने गीता का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, दादी और बहन आई है। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी के हाथ में पैसे रख दिए। दीदी बोली कि मम्मी मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाली हैं। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर वाले भी बहुत खुश थे। वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत अच्छे पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। मैंने सोचा जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो राजकुमार लिखा है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो दीदी को यहीं छोड़ कर गई थी, अब कहाँ चली गई। मैं उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वो भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई। मैंने कहा, मम्मी गीता दीदी कहाँ हैं? मम्मी बोली, अपने कमरे में होंगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं हैं। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होंगी। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर जोर दिया। मैं बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट को मैं दूर कर देती हूँ। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वे हमें ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था।
तब जयमाल का टाइम हुआ और जयमाला के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और कहने लगे, जल्दी से गीता बिटिया को ले चलो। मम्मी रोते हुए बोली, सुनिए जी, गीता नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि गीता नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। कैसे बारातियों से कहूँ कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में हम अभी शादी नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवा कर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं था। इसीलिए हम सब एक ही कमरे में चुप होकर बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दीदी ऐसा कुछ करेंगी। दीदी की शादी का किस्सा ख़त्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया। लड़के की दादी कहने लगी, 1 महीने से हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे, क्योंकि बारात को आप लोगों ने वापस भेज दिया। मगर हमने ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी होगी। ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने इज्जत बचाने के लिए बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझते हैं तो आप सलाह मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों से रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी वो बात ना थी और हमें हर जगह गलतियां दिखी हैं। आपका घर हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी से भी रिश्ता बने। मैं उसके पापा से राय मशवरा करके बताऊंगी। इतना कहकर मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, अन्नू, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी, हमारे नसीब ऐसे ही हैं, किसी और की सज़ा हमें मिलती है। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी। आज मेरा दिल अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों में किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में खाने का प्लेट नजर आया था। पापा इधर उधर देख रहे थे, जैसे वो ये काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। फिर पापा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हैरान होकर बैठ गई थी। ये सब जो अभी मेरी नज़रों ने देखा था, ये सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा की खुफिया अंदाज ने उसे ख़ास बना दिया था। फिर पापा आधे घंटे के बाद छत से उतर आए। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज वही लड़के वालों का फ़ोन आया था और वे अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मार कर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब अभी इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों से रिश्ता कर दें। जहाँ मैं चौंकी थी वहीं मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए तो उठाना मत। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप गीता का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते जो बुरे थे तो क्या होता? पापा इधर उधर दरवाजे को धक्के मारते हुए बाहर निकल गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी तो हर वक्त गीता के गम में डूबी रहती थी। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर खाने का प्लेट ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह खाना छत पर क्यों ले जाया करते थे। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी।
आज रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। मैं चौंक गई। मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे पापा बहुत मजबूर हो गए हैं। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था। वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था, आज वो खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं छुप कर अंदर का सारा मंजर देखने लगी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं ये देखकर थर थर काँपने लगी। पापा निवाला बना बना कर दीदी के मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ के बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा बोले, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। दीदी पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। गीता दीदी रोने लगी थी। मुझे कमरे में बंद क्यों कर रखा है? पापा बोले, बेटा वैसे भी तुम तो सारा दिन बेहोश हो जाती हो, मगर अन्नू है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर छत पर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के इस समय सब सो रहे हैं, तो मैं तुम्हें आज सब कुछ बताता हूँ। मुझसे बड़ी एक बहन थी। वो मुझसे पूरे 7 साल बड़ी थी, इसीलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसीलिए मेरी शादी जल्दी में कर दी गई। फिर उन्हीं दिनों हम पर एक कयामत टूट पड़ी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी की गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें ना अपनी फिक्र थी और ना ही बच्ची की। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। फिर मेरी पत्नी ने तुम्हें अपने हाथों में ले लिया और तुम पर अपना प्यार निछावर करने लगी। मैं भूल ही गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो मामी को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालत कुछ संभल गए तो हम लोग तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया कि मेरी उससे शादी करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओगे। पता किया तो वह लड़का फ्रॉड निकला था, मगर मेरी दीदी उसी लड़के के साथ घर से भाग गई। मुझे ये लगता था कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर निकल गई तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी। फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की माँ ठीक होकर आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसीलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक तेरी माँ यानी मामी को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई, तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। ये मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैं अपनी औलादों पर प्यार लुटाता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने बंद कर रखा है, तब से अन्नू से भी बात करना छोड़ दिया है। दीदी जैसे एकदम से होश में आई थी। वह बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत खाक में मिला ली है। लोग तो बातें वैसे भी बनाते होंगे कि गीता घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी और पापा बोले, गीता बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। तभी मैं जल्दी से आगे बढ़ी। पापा मुझे देखकर हैरान हो गए। मैं बोली, मैं अपनी दीदी पर जुल्म नहीं होने दूंगी। उनकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे। फिर वो चुपचाप जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए। पापा सबसे माफ़ी मांग रहे थे। दीदी ने पापा को माफ़ कर दिया। अब दीदी का बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया है। हम सब बहुत खुश हैं। हम सब ने मिलकर पापा को मनाया कि वो भी बुआ को माफ़ कर दें,
क्योंकि बुआ को भी सब कुछ पता चल गया था। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बेचैन थी। कुछ दिन बाद बुआ की फैमिली और हम सब ने मिलकर गीता दीदी की शादी की सभी रस्में की। अपनी सगी माँ से मिलकर दीदी बहुत खुश थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।